हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स लर्न में। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2022 के तहत हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी भारत का भूगोल। उसके बाद विश्व का भूगोल। तो भारत के भूगोल के तहत हम लोग देखते हैं आज भारत की समुद्री सीमा कितनी है। भारत की समुद्री सीमा की बात करें तो भारत के तटीय भाग से लगभग 19.2 किलोमीटर, और मील में देखा जाए तो समुद्री मील 12 समुद्री मील के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समुद्री मील किलोमीटर से बड़ा होता है, मील भी किलोमीटर से बड़ा होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की बात करते हैं। तट रेखा से जो 200 किलोमीटर तक जो होता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से अधिक यानी 200 किलोमीटर से अधिक खुला जो महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, किसी भी देश की। यानी भारत के जो समुद्री तट की सीमा है, तो यहाँ से 200 किलोमीटर के बाद, अब 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र है वो किसी भी देश की सीमा के बाहर का क्षेत्र होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ पे किसी विशेष देश का अधिकार नहीं होता है, किंतु भारत को 200 किलोमीटर से दूर तलहटी से मैंगनीज ग्रंथियों के खनन का अधिकार प्राप्त है। मैंगनीज के खनन का अधिकार प्राप्त है भारत को। अगर अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत कौन कौन से फर्म करते हैं या किन जो है बैठकों में, सम्मेलनों में, कॉन्फ्रेंस में लिया गया है। तो देखते हैं 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा संसाधनों के संरक्षण की वकालत की गई। 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इस सुमेशर की बुक है, उसमें दर्शाया गया कि संसाधनों का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। ब्रुंडटलैंड आयोग की रिपोर्ट 1987 में आई, उसमें कहा जो है शीर्षक था हमारा साझा भविष्य, यानी आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से बुक प्रकाशित हुआ था। जो ये ब्रुंडटलैंड आयोग की रिपोर्ट थी वो, उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी। 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील का शहर है, वहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसमें भी संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई। हम देखते हैं भारत के जो क्षेत्र है भारत का, उसमें किसका कितना प्रतिशत भाग है। तो भारत के सबसे ज़्यादा भाग पर मैदान है, 43% भाग पर लगभग मैदान है। और इस मैदानी भागों पर कृषि होते हैं, उद्योग होते हैं, और यहाँ पे लोग आवास, ज़्यादातर लोग मैदानी भागों में निवास करते हैं। उसके बाद दूसरा स्थान आता है 30% भाग पे पर्वत है और पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, इसीलिए नदियों को नहीं लिखा गया है कि पर्वत और पर्वतों से निकलने वाली नदियों को शामिल किया गया है। 30% भाग पे हैं, फैले हुए हैं। तीसरा पठारी भाग है जो 27% भाग पे फैला हुआ है। इन्हीं पठारी क्षेत्रों से यानी पठारों से खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन प्राप्त किए जाते हैं। पूरी भूमि पे देखा जाए तो लगभग 54% भाग पर खेती की जाती है भारत में। तो मैदानी भाग पे, कुछ पर्वतीय भागों में, कहीं कहीं पठारी भागों पर भी खेती की जाती है। लेकिन पंजाब में 80% क्षेत्र पर खेती की जाती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र है और यहाँ सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है, इसीलिए 80% पर खेती यहाँ की जाती है। और कम की बात किया जाए तो जो पहाड़ी राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ केवल 10% भूमि पर ही खेती की जाती है। वर्षा जल संग्रहण की बात करते हैं तो कई प्रदेशों में वर्षा जल संग्रहण 100% तक है, जैसे तमिलनाडु में है, मेघालय में के शिलांग में है। राजस्थान में वर्षा का जल जो होता है पालर पानी, इनका संरक्षण किया जाता है, संग्रहण। अब हम देखते हैं आगे झूम की खेती, कर्तन दहन प्रणाली भी इसको कहते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम भी हैं।
कर्तन दहन, कर्तन माने जो बचे खुचे हों, दहन प्रणाली माने उनको जला देना, यही है झूम खेती या कर्तन दहन प्रणाली, स्लेश एंड बर्न। तो झूम की खेती क्या होती है, ये आदिवासियों के में प्रचलित है ज़्यादातर। आदिवासी एक स्थल पर जाते हैं, वहाँ पे जो झाल है, घास फूस है, जंगल है, उनको काट कर साफ कर देते हैं और ये स्वच्छ भूमि पर यहाँ पे खेती करते हैं। कुछ समय तक खेती करते हैं, साल 2 साल 4 साल, जब तक उससे अच्छी उपज प्राप्त होती है। उसके बाद उस भूमि को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं और वहाँ इसी तरह से साफ करके झाल को और स्वच्छ भूमि प्राप्त करके उस पर खेती करते हैं। ये भूमि कुछ समय तक पड़ी रहती है तो फिर उसका उपजाऊपन आ जाता है वापस। तो इस तरह के झूम कर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाके खेती करना ही झूम खेती कहलाती है। अब इसके नाम अलग अलग है, देखते हैं किस क्षेत्र में क्या नाम दिया था। अगर मध्य अमेरिका की बात करें और मैक्सिको की बात करें, देखिए अमेरिका और ये मध्य अमेरिका और मैक्सिको का भाग है। यहाँ पे जो झूम खेती की जाती है उसे मिल्पा कहते हैं, मिल्पा। वेनेजुएला में, यही दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में कोनेको कहलाता है। ब्राज़ील में रोका कहलाता है, कोनको, रोका। मध्य अफ्रीका की बात करें तो वहाँ मसोले कहते हैं इसे। इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, वियतनाम में हेते कहते हैं, यानी पूर्वी क्षेत्रों में अलग नाम। अब भारत में भी इसके अलग अलग नाम हैं, देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में इसे बेबर या दहिया या बीरा कहते हैं, मध्य प्रदेश में बेबर, पबीरा या दहिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पेंडा कहते हैं। उड़ीसा की बात करें तो पामाडाबी, बारिंगा और कुमान नाम से पुकारा जाता है। पश्चिमी घाट पे इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वाल्टरे या वालरे कहा जाता है। हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुबा कहा जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम के नाम से जाना जाता है। पूर्वी प्रदेश में, उत्तर पूर्व के प्रदेशों में, तो जहाँ भारत का जो उत्तर पूर्व का प्रदेश है ये क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम कहते हैं। जबकि मणिपुर की बात करें, यहाँ एकदम बॉर्डर पे, मणिपुर में इसे पामलू के नाम से जाना था। ये महत्वपूर्ण होगा। उत्तर पूर्वी भारत में मणिपुर में अलग नाम है पामलू, तो ये महत्वपूर्ण होगा। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे इसे दीपा कहा था। केरल में इसे पोनम कहते हैं, वहाँ का प्रमुख त्यौहार है ओणम, इसी तरह से याद कर सकते हैं। तो पोनम केरल में कहा था। राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कर लेते हैं। तो जल मार्ग की बात करें तो सबसे बड़ा जल मार्ग है वो 1620 किलोमीटर गंगा नदी में है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, जो कि पश्चिम बंगाल में हल्दिया है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद से हल्दिया तक का जो क्षेत्र है 1620 किलोमीटर है और इसे नेशनल वाटरवे 1 कहा जाता है, NW1। ये 1 सबसे बड़ा है। दूसरा क्षेत्र देखेंगे, दूसरा जो राष्ट्रीय जल मार्ग है वो सदिया से लेके धुबरी तक है, NW2। ये ब्रह्मपुत्र नदी में 891 किलोमीटर क्षेत्र में है। तीसरा केरल के में है, कोट्टापुरम से लेके कोम्मान तक, पश्चिम तटीय नहर है, 205 किलोमीटर है। इसमें से 2 नहरें निकाली गई हैं, उद्योग मंडल नहर और चपक्कारा नहरें। ये है NW3। अब देखते हैं मित्रों, भूगोल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो देखते हैं सूरज से पृथ्वी की जो दूरी है, ये सूरज है और पृथ्वी, इसकी जो बीच की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, या एग्जैक्ट देखा जाए तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में।
और प्रकाश को आने में यहाँ से 8.3 मिनट का समय लगता है, या कहें 500 सेकंड, दोनों 500 सेकंड या 8.3 मिनट। अच्छा, चंद्रमा की बात करें अगर हम, तो चंद्रमा पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर है, केवल 4 लाख किलोमीटर दूर, यानी दूरी के मात्रा में काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ से प्रकाश, सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पे पड़ते हुए पृथ्वी पे जो आती है वो 1.25, चंद्रमा से पृथ्वी पर सूर्य को प्रकाश पहुँचने में 1.25 सेकंड लगता है। अब हम देखते हैं चंद्रमा पर सबसे पहले कौन पहुंचा था। तो 2 लोग का नाम महत्वपूर्ण है। ये अमेरिका के अपोलो यान से चंद्रमा पर पहुंचे थे 20 जुलाई 1966। पहले व्यक्ति जो चंद्रमा पर अपने पैर रखे थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग, और दूसरे थे एडविन एल्ड्रिन। अंतरिक्ष की बात कर लेते हैं, इसी समय हम देख लेते हैं। तो अंतरिक्ष में 2 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा रूसी यान सोयूज T11 से अंतरिक्ष में पहुंचे थे। अब देखते हैं घटनाएं, जो आकाशीय घटनाएं हैं मुख्य रूप से। पूर्णिमा कब, पूरे जब चांद की रात होती है उसे कहते हैं पूर्णिमा, यानी पूरे अर्णिमा यानी चांद, पूरे चांद की रात को हम कहते हैं पूर्णिमा। और चंद्र ग्रहण तब लगता है, पूरे चांद की रात को पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को बिना चांद की रात हो सूर्य ग्रहण लगता है। अब हम घटना देख लेते हैं। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है कि उजाला होते जाना। ये चंद्र अमावस्या में अंधेरी रात, अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष यानी अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ जा रहा है, और पूर्णिमा में पूरा चांद, तो ये शुक्ल पक्ष कहलाता है। और वहीं पूर्णिमा से वापस घटता जाना अमावस्या तक, तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। 29 दिन 8 घंटे का चंद्रमास होता है। चंद्रमास की बात करें, चंद्रमा के महीने की बात करें, जिस पर मुस्लिम धर्म के त्यौहार निर्भर है चंद्र दर्शन पर, तो चंद्रमास जो होता है वो 29 दिन 8 घंटे का होता है। हर 3 महीने बाद 30 दिन का हो जाएगा वो। 29 दिन 8 घंटा, यानी 8 घंटे को हम 24 घंटे बदलें तो 8 तिरिक 24, तो हर चंद्रमास यानी हर तीसरा महीना जो होगा वो 30 दिन का होता है। आइए अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति की चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ सूर्य है, ये हमारा सन, और पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, शुरुआत कर देते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग उत्तरी ध्रुव, बसंत ऋतु। 21 मार्च की हम बात करें अगर, जो वर्तमान में मार्च महीना चल रहा है, तो 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है। इसे हम विषुव कहते हैं। ये कौन सी घटना है जब दिन रात बराबर होती है? उसे कहते हैं विषुव। 21 मार्च और 2 चीज समय होता है जब दिन रात बराबर होते हैं, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर। 6 महीने का अंतर होता है। इस समय दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगली चीज, इक्कीस जून और 23 दिसंबर की बात करते हैं। तो 21 जून और 23 दिसंबर पे यहाँ पे पहले एक एक घटना को हम देख लेते हैं। यहाँ पे शरद ऋतु, देखिए सूर्य की रोशनी इस तरफ तो पड़ रही है, लेकिन पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है। तो जहाँ रोशनी नहीं पड़ रही है वहाँ बसंत ऋतु, और जहाँ पे शरद ऋतु, देखिए जिस क्षेत्र पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी वहाँ ठंडी होगी, और जहाँ पड़ेगा वहाँ
गर्म क्षेत्र होगा। इसी तरह से घूमते हुए जब 23 दिसंबर की स्थिति आती है, 23 दिसंबर की स्थिति में हम देखेंगे ध्यान से, तो उत्तरी ध्रुव का यानी उत्तरायण का जो क्षेत्र होगा, जहाँ इस तरफ सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, वहाँ ठंडी होगा, और जहाँ पड़ेगा वहाँ पे गर्मी होगी, ग्रीष्म, और यहाँ शीत। तीसरी स्थिति देखते हैं, 23 सितंबर को दिन रात जब बराबर होता है। उत्तरी ध्रुव पर शरद ऋतु होता है और दक्षिणी ध्रुव पे बसंत ऋतु। ये देखिए, इसका उल्टा होता है। दक्षिणी ध्रुव में बसंत है और वहाँ उस समय दक्षिणी ध्रुव पर शरद ऋतु था। चौथी स्थिति में देखते हैं, जो कि 21 जून को है। 21 जून में देखिए, कर्क रेखा, उत्तरायण में, फिर ग्रीष्म ऋतु और कर्क संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और जब सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर पड़ती हैं तो उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, जो कि जनवरी 14 जनवरी को होता है ज़्यादातर भारत में। तो इस तरह से कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति की स्थिति हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के 2 शोध केंद्र स्थापित, 3 स्थापित हो गए। अब तो देखते हैं, 3 हो चुके, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। तीसरा है भारती। अच्छा, हम बात करें, अगर ये तो अंटार्कटिका महाद्वीप की बात है, अगर हम कहें आर्कटिक महाद्वीप की बात करिए, तो आर्कटिक महाद्वीप पे जो शोध केंद्र स्थापित किया गया वो है हिमाद्री। याद रखने वाली चीज़ है। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र कहाँ है? तो हम अगर पृथ्वी को देखें तो ऊपर का क्षेत्र आर्कटिक है और नीचे का क्षेत्र अंटार्कटिक है। महाद्वीप देखते हैं, और किस महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है। सबसे बड़ा महाद्वीप देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, 4 करोड़ किलोमीटर में है। अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे दक्षिण अमेरिका, और फिर अंटार्कटिका, और फिर यूरोप, और सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। महासागरों की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर। देखिए, प्रशांत महासागर के 2 भाग हैं, उत्तरी और दक्षिणी। अटलांटिक महासागर के भी उत्तरी और दक्षिणी है। हिंद महासागर का ये अर्ध महासागर भी कहलाता है, क्योंकि उसका उत्तरी और दक्षिणी छोर नहीं है, केवल एक ही छोर है नीचे। तो इसे अर्ध महासागर की संज्ञा भी दी जाती है। आर्कटिक महासागर ऊपर का क्षेत्र, ये आर्कटिक, और दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं इसको, ये भाग है। ये सबसे छोटा महासागर की बात करें तो दक्षिणी महासागर, और सबसे बड़े महासागर की प्रशांत महासागर। अब हम भारत का विस्तार देख लेते हैं मित्रों। भारत का देख लेते हैं। भारत एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ उपमहाद्वीप या प्रायद्वीपीय क्षेत्र देख लेते हैं। इसका विस्तार अगर हम देखें, भूमि विस्तार देखें, तो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक है। ये हो गया उत्तर दक्षिणी विस्तार अक्षांश में। अगर हम ये देखते हैं देशांतर में, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, तो ये हमारा पूर्वी देशांतर में स्थित है, और अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में है। इसीलिए इसको हम उत्तरी अक्षांश की वजह से इसको EN दिखाते हैं, और पूर्वी देशांतर की वजह से इसको हम E दिखाते हैं। तो इसका विस्तार 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट तक है। और भारत के मानक समय की बात करें तो भारत का मानक समय है 82.5 अंश, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। भारत के बीचों बीच से लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं। अब हम भारत के
क्षेत्रफल की बात कर लें तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम, पूर्व गुजरात में, गुजरात से पश्चिम पूर्व अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम गुजरात तक 2933 किलोमीटर है। अगर हम उत्तरी दक्षिणी छोर की बात करें, ये इस छोर की बात करें तो हमारा ये 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर क्षेत्र है। और ये हमारा जम्मू कश्मीर यानी अब तो लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत क्षेत्र है। आगे देखते हैं मित्रों, भारतीय मानक समय जो है, जो ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन से हो गया है, उसके टाइम से 5.5 घंटा भारतीय टाइम अधिक है। यदि ग्रीनविच मीन टाइम अगर हमको पता है तो भारतीय समय को हमें निकालने के लिए उसमें 5.5 घंटा जोड़ देना पड़ेगा। भारत के क्षेत्रफल की बात करें मित्रों तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भारत का। भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं, 2 प्रमुख देश। तो भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू है, यहाँ का प्रमुख जो शहर है वो है पारो। यहाँ की लैंग्वेज जो है यानी भाषा जो है वो भूटानी भाषा बोली जाती है। भूटान के सिक्के को गलत्रम कहते हैं। यहाँ पशुपालन, बांस, ऊन आदि प्रमुख उद्योग के रूप में अपनाया गया है। नेपाल की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में जो नेपाल है उसकी राजधानी काठमांडू है। यहाँ का प्रमुख नगर है विराटनगर। भाषा नेपाली बोली जाती है वहाँ। नेपाली रुपया वहाँ की प्रमुख मुद्रा है। चीनी, कागज, वो कपड़ा, ये सब वहाँ के प्रमुख उद्योग है। अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं मित्र, जो कि उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहाँ की राजधानी है काबुल। प्रमुख नगर वहाँ का कंधार प्रमुख नगर है। भाषा की बात करें तो पश्तो और दारी प्रमुख भाषा है अफगानिस्तान की। वहाँ प्रमुख मुद्रा अफगानी है और वहाँ ऊन और कालीन की प्रमुख रूप से उद्योग किया जाता है। आज इतना ही मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। भारत की वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।